नमस्कार, वेलकम टू दिनाम इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। मैं हूं दिव्य मिश्रा। इसके पहले हमने वीडियो में क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के विषय में बताया था कि उनके प्रपोजिशन क्या है और उसके पीछे एजम्पशंस क्या है। प्रपोजिशन उनकी हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। उनका कहना यह है क्लासिकल्स का कि कोई भी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है, और ऐसा होने के लिए हमने ये भी बताया था कि तीन इक्विलिब्रियम होते हैं: प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में आउटपुट मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे स्थापित होता है। तो इसका जो फाउंडेशन है वो सेज लॉ ऑफ मार्केट पर आधारित है, यानी कि सेज लॉ ऑफ मार्केट क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए यह फाउंडेशन देता है कि वस्तु बाजार संतुलन में कैसे रहेगी। ये सेज लॉ जो है जेबी से ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जिनके नाम पर यह नाम दिया गया है। तो ये नियम कहता क्या है? सेज लॉ ऑफ मार्केट ये कहता है दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। से का बाजार नियम ये कहता है कि आपूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इंप्लीकेशन इसका यह है कि वस्तुओं का जब उत्पादन होता है तो उत्पादन के साथ साथ ही उन वस्तुओं की मांग भी क्रिएट हो जाती है, यानी कि उत्पादन और जनरेशन ऑफ डिमांड ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू सेज लॉ ऑफ मार्केट। ये कैसे होता है कि उत्पादन होगा और जैसे ही किसी वस्तु का उत्पादन होगा उतने के बराबर उसी वस्तु की मांग क्रिएट हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है? जेबीसी ने इसके लिए समझाया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बार्टर इकोनॉमी की अगर हम बात करें, बार्टर इकोनॉमी का मतलब वस्तु विनिमय, जहां एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन किया जाता है, उसे हम बार्टर इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो कैसे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो गेहूं की खेती करता है। अब वो जो गेहूं पैदा करेगा उसका कुछ हिस्सा वो अपने कंजम्पशन के लिए रखेगा और कुछ हिस्सा जो गेहूं का होगा उसके माध्यम से वो दूसरी कोई वस्तु लेगा। लेकिन वो जो भी वस्तु लेगा, जैसे मान लीजिए आलू लेगा, वो जो भी वस्तु लेगा उसका जो वैल्यू होगा वो उसके बचे हुए गेहूं के मूल्य के बराबर ही तो होगा। जैसे अगर एक व्यक्ति है गेहूं पैदा करता है और इसने मान लीजिए 500 क्विंटल गेहूं पैदा किया, 500 क्विंटल गेहूं पैदा किया, इसने 200 क्विंटल अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, लेकिन जो 300 क्विंटल बचा है, इस 300 क्विंटल के बदले वो दाल ले रहा है, आलू ले रहा है। लेकिन इस दाल और आलू का जो कुल वैल्यू होगा वो इस 300 क्विंटल गेहूं के बराबर ही तो होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक की जो टोटल डिमांड है वो 500 क्विंटल गेहूं के बराबर है, और इसने पैदा कितना किया है? 500 क्विंटल गेहूं ही पैदा किया। तो इसकी जो सप्लाई है एक ही गेहूं की, एक ही डिमांड भी गेहूं की वैल्यू के बराबर है। इसी तरह से कोई भी इंडिविजुअल है, मान लीजिए आलू पैदा करता है, तो जो भी ये आलू पैदा करेगा उसका एक हिस्सा अपने कंजम्पशन के लिए रखेगा और दूसरे हिस्से के बराबर वो दूसरी वस्तुओं की मांग करेगा। तो इसके द्वारा जो प्रोडक्शन हुआ आलू का, सप्लाई, इसकी कुल मांग जो है वो आलू की वैल्यू के बराबर है। यानी कि बार्टर सिस्टम में जेबीसी का कहना है कि जो भी वस्तु प्रोड्यूस होगी उसकी जितनी सप्लाई होगी एग्जैक्टली उतनी ही मांग अर्थव्यवस्था में रहेगी, क्योंकि जो भी वस्तु प्रोड्यूस हो रही है उसमें सेल्फ कंजम्पशन का वैल्यू और उसी के बराबर की दूसरे वस्तुओं की मांग इसमें एक साथ क्रिएट हो रही है। तो बार्टर सिस्टम में दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो जेबीसी का कहना है कि बार्टर सिस्टम में कोई भी जो उत्पादन होता है वह वस्तुतः अपनी मांग के बराबर ही होता है। जेबीसी का कहना है
बाटर सिस्टम। तो यहां तो ये बात सही हो गई कि वस्तुएं जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनके बराबर ही मांग है। तो ऐसी स्थिति में सप्लाई और डिमांड बराबर है। तो जेबीसी का कहना है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, आप जितना ही सप्लाई करते जाएंगे उतनी ही डिमांड होती जाएगी बाटर सिस्टम में। लेकिन अब इसमें समस्या आ गई कि अगर बाटर सिस्टम नहीं है तब क्या होगा। अगर मनी इकोनॉमी है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु नहीं ली जाती बल्कि वस्तु के बदले करेंसी ली जाती, मनी ली जाती, अगर वैसी स्थिति बन जाए तब क्या होगा। क्या तब भी ऐसा होगा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से दिया जाता है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से दिया जाता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि 1000 रुपए का गेहूं पैदा हुआ, 1000 रुपए का गेहूं पैदा हुआ, इसमें से कंजम्पशन जो हुआ वो 600 रुपए के गेहूं के बराबर का हुआ कंजम्पशन, और 400 रुपए के बराबर गेहूं बच गया। अगर ये गेहूं सेल नहीं हुआ तो देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ डिमांड। ऐसी स्थिति में प्रोडक्ट मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए व्यवस्था जो बनाई गई क्लासिकल्स के द्वारा, उन्होंने जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट डेवलप किया उसको इस तरह से डेवलप किया गया कि ये जो सेविंग्स हैं इनकी डिमांड आ जाए, और ये जो सेविंग की डिमांड आती है वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आती है, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आती है। ये अगर 300-400 रुपए बच गए हैं और इसकी इन्वेस्टमेंट के रूप में डिमांड हो जाए तो दिस सी प्लस इन्वेस्टमेंट, ये दोनों मिलकर जो टोटल 1000 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है गेहूं का, ये बराबर हो जाएंगे। इसमें क्लासिकल्स ने क्या किया, क्लासिकल्स ने ये कहा या माना कि जो सेविंग है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉजिटिव फंक्शन है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा सेविंग्स बढ़ेगी। ये पॉजिटिव फंक्शन होगा, ये सेविंग, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरह से क्लासिकल्स ने यह भी माना कि इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव फंक्शन है। इसका मतलब देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट घटता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इस प्रकार का है, जहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे वहीं इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो गई, ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो इस तरह से अगर इकोनॉमी में सेविंग बढ़ गई, सेविंग बढ़ने से मतलब कि लोगों की सेविंग की टेंडेंसी बढ़ गई, तो ऐसी स्थिति में जो सेविंग कर्व है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। सेविंग बढ़ गई कि इसका मतलब ये हुआ कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पहले लोग इतनी सेविंग करते थे, अब लोग इतनी सेविंग कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्टमेंट तो केवल इतना होगा, सेविंग ज्यादा होगी, ऐसे में देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ डिमांड। तो क्लासिकल्स ये कहते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम में रहे, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। लेकिन अगर ये सेविंग बढ़ गया तो सेविंग कर्व शिफ्ट कर जाएगा। अब जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो घट जाएगा, यहाँ आर से यहाँ पर आ जाएगा, आर एस पर आ जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम आ गई। इसी तरह से अगर इन्वेस्टमेंट घट जाए इकोनॉमी में तब क्या होगा। अगर इन्वेस्टमेंट घट जाता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इधर आ गया, ये हो गया, आइडियस हो गया, पहली कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ है, इन्वेस्टमेंट अगर घट गया यहाँ आ गया, तो फिर आप देखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होकर यहाँ आ जाएगा, हम यहाँ पर आ जाएंगे इक्विलिब्रियम से साइड। यानी कि क्लासिकल्स ने जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट डेवलप की उसके अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में इस तरह से मूव करेगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर रहे, और जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर रहेंगे तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी बराबर रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है इसको हम डिनोट करते हैं C प्लस I से, और जो एग्रीगेट सप्लाई होती है इसको हम डिनोट करते हैं C प्लस S से। अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, इसका मतलब
इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर, ये सी दोनों साइड में है, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होने के लिए नेसेसरी कंडीशन जो हमारे पास आ रही है, दैट इज सेविंग मस्ट इक्वल इन्वेस्टमेंट। और ये काम क्लासिकल्स ने अपने थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से कर दिया कि अगर सेविंग बढ़ती है, घटती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, घटता है इकोनॉमी में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और इस प्रकार चेंज होगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर रहेंगे। और अगर ये बराबर रहेंगे तो ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की इक्वलिटी की जो कंडीशन है, ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से सेल्स लॉ ऑफ मार्केट बार्टर इकोनॉमी में निश्चित रूप से ऑपरेट करता है, क्योंकि जो प्रोड्यूस करता है वो उतना ही प्रोड्यूस करता है जितनी उसकी डिमांड होती है, उस वस्तु की स्वयं की डिमांड प्लस उसके बदले दूसरे वस्तु की डिमांड। अगर मनी इकोनॉमी है तो थ्योरी ऑफ जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है उसमें सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन इस प्रकार के माने गए हैं जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज हो सके, और ये इस प्रकार से चेंज होता है जिससे कि मार्केट में इक्विलिब्रियम हमेशा बना रहे, तो फिर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाती है। इसलिए क्लासिकल्स का कहना है कि प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम में रहती है, या प्रोडक्ट मार्केट में कभी भी डिमांड की डिफिशियंसी नहीं आती है, ओवर प्रोडक्शन की संभावना नहीं रहती है, बार्टर सिस्टम में भी और मनी इकोनॉमी में। तो ये बात तो यहाँ से तय हो गई कि जो गुड्स मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी, देयर विल बी नो डिफिशियंसी ऑफ डिमांड। लेकिन अब ये कि गुड्स मार्केट में वस्तुएं प्रोड्यूस कितनी होगी ये कैसे डिसाइड होगा? जो भी प्रोड्यूस होंगी उनकी डिमांड होगी, डिफिशियंसी डिमांड की नहीं होगी, अनसोल्ड गुड्स नहीं रहेंगे, ये बात तो पक्की है। लेकिन जो वस्तुएं जो गुड्स मार्केट है वो कितनी मात्रा में वस्तुओं का प्रोडक्शन करेगा ये कैसे तय होगा, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे जब हम लेबर मार्केट के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। वीडियो पर अपनी राय दें, कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।